फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो हमारे PDF कोर्स से संबंधित यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 24 मई को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इस्तांबुल तुर्की में संपन्न हुई IBA वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 3 मेडल्स जीते हैं और भारत 4th पोजीशन पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंथोनी नॉर्मन एल्बनीज। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। इससे पहले अनिल बैजल रिज़ाइन कर चुके हैं। विवेक कुमार, इन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। आपको जानना चाहिए मैक्स वर्स्टैपन ने स्पेनिश ग्रां प्री 2022 जीता है। वर्ल्ड टर्टल डे ये 23 मई को सेलिब्रेट किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक्स को, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नेटवर्क्स को, वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स को कहा है कि आप जल्द से जल्द इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल यानी कि ICCW फैसिलिटी अपने ATMs पर प्रोवाइड कराइए। आपको जानना चाहिए सेबी ने कहा है कि हर एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए मिनिमम 20 इन्वेस्टर्स जो हैं ज़रूरी हैं। असम राइफल्स, एक्सिस बैंक और नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NIEDO, इन्होंने एक त्रिपक्षीय MOU साइन किया है जिसके तहत ये नागालैंड में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस इस्टेब्लिश करेंगे। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस और सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है अच्छे चांसेस मिले, अच्छा मार्केट मिले, उस पर जो है कार्य किया जाएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए जो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है इसके CEO हैं प्रशांत कुमार सिंह। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स V मुरलीधरन, इन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम जो कि आपका यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में हुआ है, यहाँ भारत को रिप्रेजेंट किया है। SJVN नेपाल में 490 मेगावाट का अरुण 4 प्रोजेक्ट डेवलप करेगा। अंजलि पांडे ने CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा बनाया गया है, ये अपना इंडिया का रीजनल ऑफिस गिफ्ट सिटी गुजरात में ओपन करेगा। साथ ही आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने 7th एनुअल मीटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्षता की है। चलिए 25 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। PM नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन US प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन्स अनवेलिंग ऑफ द इनिशिएटिव फॉर ट्रेड पार्टनरशिप इन टोक्यो, नेम द इनिशिएटिव। पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के टोक्यो में व्यापार साझेदारी के लिए पहल के अनावरण में भाग लिया है। इस पहल का नाम बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन C रहेगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। देखिए, जब हम इस तरह की न्यूज़ पैराग्राफ में पढ़ते हैं यानी कि बिना क्वेश्चन देखे पढ़ते हैं, केवल पैराग्राफ में हम इस तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमको एक टर्म दिखा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इस तरह का कोई इनिशिएटिव US प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया तो हमको लगता है ठीक है, सही है। लेकिन जब यही चीज़ ऑप्शंस में आ जाती है ना, तब हमको थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि ऑप्शंस में देखिए अब आपको सब एक जैसे लगेंगे और कन्फ्यूज़न हो जाता है कि फ्रेमवर्क था या फिर पार्टनरशिप था, हमने क्या पढ़ा था। तो इसलिए आप जो है इस तरह की टर्म्स को ध्यान रखा करें। तो आपको जानना चाहिए हाल ही में टोक्यो जापान में जो क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसके जो लीडर्स हैं US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इनके जो लीडर्स हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट, ये सभी हाल ही में इनकी मीटिंग हुई है टोक्यो जापान में, सभी क्वाड मेंबर्स हैं। और यहाँ पर US प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन या फिर जो बाइडेन, इन्होंने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क
इस तरह का एक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है और इस इनिशिएटिव में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक क्वाड कंट्रीज़ हैं, इन्होंने $50 बिलियन भी एलोकेट किए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए क्वाड लीडर्स का जो फर्स्ट फॉर्मल समिट हुआ था ये सितंबर 2021 में हुआ था। उसके बाद फिर ये वर्चुअली भी मार्च में इनकी मीटिंग हुई थी। विच स्टेट लॉन्च्ड संभव पोर्टल फॉर डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट। पूछ रहे हैं कि ऊर्जा और शहरी विकास से संबंधित जन शिकायतों के निपटान के लिए किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में, अरविंद शर्मा, इन्होंने संभव यानी कि सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू, इस पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके तहत जो एनर्जी मिनिस्ट्री है और जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इनसे संबंधित कोई भी पब्लिक ग्रीवेंसेज हैं तो उनको पोर्टल पर दर्ज कराया जा सकता है। अगर हम उत्तर प्रदेश से संबंधित हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें जो हमने MCQ फॉर्मेट में पढ़े हैं, आपको जानना चाहिए कि जो वाटर अवार्ड्स हैं इनमें उत्तर प्रदेश की फर्स्ट रैंक रही है। जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा ये जो है वाटर अवार्ड्स दिए गए। साथ ही आपको जानना चाहिए मेरठ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था। इंडिया और US ने 19th मिलिट्री कॉरपोरेशन मीटिंग इसको आगरा में संपन्न किया। DRDO और IIT दिल्ली ने सफलतापूर्वक क्वांटम कम्युनिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया है बिटवीन प्रयागराज एंड विंध्याचल उत्तर प्रदेश। इंडिया का फर्स्ट एवर अमृत सरोवर ये इनोग्रेट किया गया उत्तर प्रदेश के रामपुर में। और साथ ही उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें 100% एनरोलमेंट के लिए स्कूल चलो अभियान लॉन्च किया है। इंडिया हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट एवर टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI ऑफ डैश इन 2021-22। भारत ने 2021-22 में कितने $, का सर्वाधिक कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, $83.57 बिलियन। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि FDI से संबंधित जो इस तरह क्वेश्चन होते हैं ना, भारत ने कितना FDI प्राप्त किया है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा FDI है, किस कंट्री से सबसे ज़्यादा FDI हमने प्राप्त किया है, ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम जानेंगे। तो भारत ने अब तक का सबसे ज़्यादा FDI इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है 2021-22 में और यह है $83.57 बिलियन का। इससे पहले का जो वित्त वर्ष था 2020-21, इसमें भारत ने $81.97 बिलियन प्राप्त किया था। तो देख सकते हैं कि बड़ा है, अब जो है $83.57 बिलियन है। सबसे ज़्यादा FDI का सोर्स क्या रहा? सिंगापुर रहा, जो कि टोटल FDI का 27% सिंगापुर से आया है। उसके बाद US और फिर मॉरिशस। अगर हम बात करें स्टेट में, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा FDI गई है, तो यह है कर्नाटक, जिसमें कि टोटल FDI का 38% केवल कर्नाटक में इन्वेस्ट हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र है और फिर है दिल्ली। Who will head a 6-member committee set up by RBI to review customer service standards in entities regulated by it? RBI द्वारा विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करने के लिए गठित 6 सदस्यीय समिति का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, BP कनुंगो। चलिए जानते हैं। तो देखिए जो भी एंटिटीज़ हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो उसमें जो कस्टमर सर्विस के स्टैंडर्ड हैं वो किस तरह से हैं, क्या वो सही स्टैंडर्ड हैं, क्या वो तरीके से कस्टमर सर्विस दे पा रहे हैं। तो इस सभी सर्विस को रिव्यू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 6-member कमेटी सेटअप की है और इसको जो हेड करेंगे ये फॉर्मर डिप्टी गवर्नर BP कनुंगो होंगे। बाकी के इनके अलावा कौन कौन से मेंबर हैं? AK गोयल हैं, AS रामाशास्त्री हैं, अमिता सहगल हैं, राजेश्वरी N वरहादी हैं और अनिल कुमार शर्मा हैं। Which bank has launched personal loan product Express Credit on its digital banking platform? किस बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत ऋण उत्पाद एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक पर्सनल लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया है अपने योनो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर और इसका नाम है एक्सप्रेस क्रेडिट। तो जो भी सैलरीड कस्टमर्स हैं उनके लिए ये लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो बिना किसी पेपर वर्क के जो योनो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ से 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन लिया जा सकता है। बाकी हमने ये पढ़ा था कि SBI जो है हैदराबाद में इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर को सेटअप करेगा। साथ ही हमने भी पढ़ा था कि SBI ने जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व CEO हैं नितिन चुग, इनको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि CAPSP स्कीम के तहत SBI ने एक MOU साइन किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ, जिसके तहत इस स्कीम के तहत ये BSF के जो भी पर्सनल हैं उनको स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगा। बाकी आप जानते हैं कि दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरमैन हैं और ये 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, CS सेठी, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन जे और अश्विनी कुमार तिवारी। Which bank has partnered with Retailio to launch co-branded credit cards? Co-branded credit card लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने रिटेलियो के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा HDFC बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर HDFC बैंक ने B2B फार्मा मार्केट प्लेस रिटेलियो के साथ एक जो है पार्टनरशिप की है, जिसके तहत इन्होंने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स की एक नई रेंज लॉन्च की। HDFC बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए, CEO शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। देखिए, जो इस तरह के MOU होते हैं ना या फिर पार्टनरशिप होती है जिसमें कोई बैंक किसी दूसरे के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च कर रहा है, इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। केवल इतना पढ़ना होता है कि किस बैंक ने किसके साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं। हाँ, अगर उसमें कोई कार्ड का स्पेशल नेम भी दिया गया है, जैसे HDFC रिटेलियो कार्ड इस तरह का कुछ नाम दिया गया है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। बाकी और कुछ इस तरह की न्यूज़ में होता नहीं है, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट्स के मैंने देखा है उन्होंने कहा है कि एक्सप्लेनेशन भी दिया करो, तो इसमें एक्सप्लेनेशन देने का मतलब है आपका जो है टाइम, जो समय आपका जाया करना, ठीक है, वो वेस्ट ही होगा आपका समय। उसके बारे में आप क्या पढ़ोगे, इस क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या क्या फीचर हैं, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। केवल इतना पढ़ना है किस बैंक ने किसके साथ मिलकर जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। बाकी HDFC बैंक से संबंधित हमने करंट अफेयर ये पढ़ा था कि HDFC बैंक पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है जिसने हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है अपनी ब्रांच ओपन की है। तो इस डिस्ट्रिक्ट के केलोंग में इन्होंने अपनी पहली ब्रांच ओपन की है HDFC बैंक ने। बाकी आपको जानना चाहिए HDFC बैंक ने 30 मिनट एक्सप्रेस कार्ड लोन भी लॉन्च किया है। ये तो हो गया एक्सप्रेस कार्ड लोन, और इससे पहले अभी हमने SBI का क्या पढ़ा, एक्सप्रेस क्रेडिट। साथ ही आपको जानना चाहिए HDFC बैंक ने को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया था शॉपर्स स्टॉप के साथ मिलकर। विच बैंक हैज टाइड अप विद Amazon पे टू ऑफर UPI पेमेंट सर्विसेज? UPI भुगतान सेवाओं की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने Amazon पे के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है RBL बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर RBL बैंक ने Amazon वेब सर्विसेज AWS के साथ एक टाई अप किया है, किस लिए? UPI पेमेंट्स ऑफर करने के लिए। तो इसके तहत अब क्या होगा, RBL बैंक को जो Amazon पे है ये जो है एक हैंडल प्रोवाइड करा है, UPI ID हैंडल प्रोवाइड करा रहा है @RAPL। तो ये प्रोवाइड कराया गया Amazon पे के द्वारा, इशू किया गया है इसके द्वारा ना, Amazon पे के द्वारा इशू किया गया है। एलोकेट तो NPCI द्वारा किया जाता है। बाकी आपको जानना चाहिए RBL बैंक के बारे में, MD एंड CEO इंटरिम राजीव आहूजा हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, टैगलाइन है अपनों का बैंक। विच बैंक हैज साइंड अ शेयर परचेज एग्रीमेंट विद एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल टू सेल इट्स 25% स्टेक इन एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस फॉर 580.2 करोड़ रुपीज़। पूछ रहे हैं कि किस बैंक ने एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 25% हिस्सेदारी 580.2 करोड़ रुपए में बेचने के लिए एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल के साथ एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा IDBI बैंक। तो देखिए IDBI बैंक जो है एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट इसने साइन किया है। तो इसके तहत जो IDBI बैंक है ये एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपने 25% स्टेक इसको बेच देगा, एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल को बेच देगा, कितने में? 580.2 करोड़ रुपए में। और इसी के साथ जो एजिस
इंश्योरेंस इंटरनेशनल है, इसके पास अब 74% स्टेक हो जाएंगे। किसमें? इसमें एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में। और पहला फॉरेन इन्वेस्टर हो जाएगा जिसके पास 74% तक की जो है FDI होगी भारत के इसी इंश्योरेंस सेक्टर में। IDBI बैंक के बारे में आप जानते हैं, MD & CEO राकेश शर्मा है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र है, टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। The Odisha government has started the ground penetrating radar survey as part of the construction around which 12th century temple। ओडिशा सरकार ने किस 12वीं शताब्दी के मंदिर के निर्माण के हिस्से के रूप में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वे शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, श्री जगन्नाथ टेम्पल। तो काफ़ी चर्चा चल रही है इस न्यूज़ पर और अपोजिशन ने भी काफ़ी हमला बोला हुआ है उड़ीसा सरकार के ऊपर, तो जानेंगे इसके बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं पुरी में 12th सेंचुरी श्री जगन्नाथ टेम्पल है, तो यहाँ पर जो है 800 करोड़ रुपए का एक श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वे शुरू किया है। तो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वे का मकसद ये है कि ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि इस मंदिर के परिसर में कुछ पुरातात्विक संपत्ति जो है नीचे गड़ी हुई है या फिर ज़मीन के अंदर धसी हुई है, तो उसका सर्वे कर रहे हैं कि क्या ऐसी कोई संपत्ति है, ठीक है, जो ज़मीन वगैरह में नीचे हो, ठीक है। तो उसी का सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है। कोई आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर यहाँ पर तो नहीं है सोइल के नीचे, तो उसका सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है। बाकी उड़ीसा के बारे में आपको जानना चाहिए, गवर्नर गणेशी लाल हैं, कैपिटल भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। हाल ही हमने पढ़ा था कि यहाँ के जो CM है नवीन पटनायक, इन्होंने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो होने वाला है उड़ीसा में, जो कि भुवनेश्वर और राउरकेला सिटी होस्ट करेंगे, इसका लोगो यहाँ पर अनावरण किया गया नवीन पटनायक के द्वारा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, हमने MCQ फॉर्मेट में पढ़ा था कि उड़ीसा में लंका पोड़ी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। Which English football club clinched a 6th Premier League title in 11 seasons by defeating Aston Villa 3-2 in the finale? फिनाले में एस्टन विला को 3-2 से हराकर किस इंग्लिश फुटबॉल क्लब ने 11 सीजन में 6ठा प्रीमियर लीग खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ पर प्रीमियर लीग टाइटल जीत लिया है एस्टन विला को 3-2 से हराकर। Which space sector startup has successfully conducted the full duration test firing of the third stage of the Vikram-1 rocket? किस अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप ने विक्रम-1 रॉकेट के तीसरे चरण की पूर्ण अवधि का परीक्षण फायरिंग सफलतापूर्वक किया है? फिर से पढ़ देता हूँ, किस अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप ने विक्रम-1 रॉकेट के तीसरे चरण की पूर्ण अवधि का परीक्षण फायरिंग सफलतापूर्वक किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, स्काई रूट एरोस्पेस। चलिए जानते हैं। तो हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस। तो इसने सॉलिड फ्यूल बेस्ड इंजन इसको सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। अब जो ये सॉलिड फ्यूल बेस्ड इंजन है, इसको जो स्काई रूट एरोस्पेस का लॉन्च व्हीकल है विक्रम-1, इसकी 3rd स्टेज में यूज़ किया जाएगा, जिसके तहत अब इसकी ये जो है ये 225 किलोग्राम का पेलोड जो है अपने साथ कैरी कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें PSLV के साथ, इसरो का जो वर्क हॉर्स है PSLV, ये तो 1750 किलोग्राम का पेलोड अपने साथ कैरी कर सकता है, जबकि जो ये विक्रम-1 है स्काई रूट एरोस्पेस का, ये केवल 225 किलोग्राम का पेलोड अपने साथ कैरी कर सकता है। अच्छा, जो ये टेस्ट हुआ है ये नागपुर में हुआ है, यह भी आपको जानना चाहिए। विक्रम-1 रॉकेट जो है ये 4 सॉलिड फ्यूल बेस्ड स्टेज है, ठीक है, और मतलब विक्रम-1 रॉकेट में जो है 4 सॉलिड फ्यूल बेस्ड स्टेज होती हैं। और ये जो कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, ये एक सीरीज़ जो है डेवलप कर रहा है 3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की, जिनका नाम है विक्रम-1, विक्रम-2 और विक्रम-3। तो ये लॉन्च व्हीकल है, बेसिकली आपको जानना चाहिए विक्रम-1 क्या है, ये लॉन्च व्हीकल है। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ लैवेंडर फेस्टिवल इन विच स्टेट और यूटी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लैवेंडर उत्सव का आयोजन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट के तहत
भदेरवा, यहाँ पर एक लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी कि CSIR IIM के द्वारा। अच्छा, आपको जानना चाहिए कि लेवेंडर रेवेंडल जो CSIR एरोमा मिशन है ये किससे संबंधित है? यह है लेवेंडर से संबंधित या फिर पर्पल रिवॉल्यूशन से संबंधित। तो पर्पल रिवॉल्यूशन क्या हुआ? आपका एरोमा मिशन से संबंधित है या फिर लेवेंडर से संबंधित है। लेवेंडर क्या होता है? एक एरोमेटिक प्लांट होता है, काफ़ी अच्छी खुशबू होती है इसकी। तो जम्मू एंड कश्मीर में उसकी जो है खेती को बढ़ावा देने के लिए एरोमा मिशन लॉन्च किया गया। बाकी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, कैपिटल विंटर जम्मू है और समर श्रीनगर है। इंडिया विल इंट्रोड्यूस अ न्यूली अप्रूव्ड मेड इन इंडिया TB इन्फेक्शन स्क्रीन टेस्ट कॉल्ड। भारत एक नया स्वीकृत मेड इन इंडिया TB संक्रमण त्वचा परीक्षण पेश करेगा, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है CTB। तो डॉक्टर मानसुख मांडविया जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो स्टॉप TB पार्टनरशिप है इसकी 35th बोर्ड मीटिंग को एड्रेस किया है और यहीं पर इन्होंने ये कहा है कि भारत जो है मेड इन इंडिया TB इन्फेक्शन स्क्रीन टेस्ट जिसका नाम CTB है इसको इंट्रोड्यूस करने वाला है। साथ ही मानसुख मांडविया ने हाल ही में 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को भी एड्रेस किया है। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट टू कोऑपरेट इन फर्टिलाइजर्स सेक्टर। भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है जॉर्डन। तो देखिए डॉक्टर मानसुख मांडविया, फिर से इनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो इन्होंने जॉर्डन विजिट किया और यहाँ पर फर्टिलाइजर सेक्टर के तहत किस तरह से दोनों कंट्रीज कॉर्पोरेट कर सकते हैं इस बारे में चर्चा हुई है। तो इंडिया और जॉर्डन फॉस्फेट माइनिंग कंपनी इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत जॉर्डन जो है 30 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ रॉक फॉस्फेट और 2.50 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ DAP, ये याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म डायमोनियम फॉस्फेट होती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए। तो ये सप्लाई करेगा भारत को। बाकी जॉर्डन के बारे में बात करें, कैपिटल कई बार पूछी जाती है, अम्मान कैपिटल है, करेंसी यहाँ की जॉर्डेनियन दिनार है। अच्छा, ये आपने कई बार देखा होगा फोटोज़ वगैरह में, गए तो नहीं होंगे खैर आप लोग अभी, पर फोटो में तो देखा ही होगा। तो देखिए जॉर्डन में एक पेट्रा सिटी है, तो वहाँ पर है ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अल खजने टेम्पल है, ये काफ़ी पुराना, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये। तो ये जो है जॉर्डन में है। पेट्रा सिटी कई बार पूछ लेते हैं, पेट्रा सिटी कहाँ पर है? तो जॉर्डन में है। द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विल बी हेल्ड ऑन June 21 दिस ईयर एट विच प्लेस। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस वर्ष 21 जून को किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी है मैसूर। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसने कंफर्म किया है कि जो 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है IDY, ये मैसूर सिटी कर्नाटक में होगा 21 जून को। और ये इस बार फोकस किस पर रहेगा? फोकस रहेगा ब्रांडिंग इंडिया। आपको जानना चाहिए PM नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2014 में 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित करने का निर्णय लिया था। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु इज द करंट साउथ कोरियन प्रेसिडेंट? यून स्योक योल। द पोर्ट ऑफ ओडिशा इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? यूक्रेन। व्हेन इज द टर्म ऑफ द करंट इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंडिंग? आंसर इज जुलाई 2022। Swiss Re Global Business Solutions India will launch a new center in हैदराबाद in September 2022। ये 25 जुलाई, अगर डेट बतानी है तो 25 जुलाई है, वैसे यही जाना चाहिए कि जुलाई में हो जाएगा इनका। टेलीकॉम एंड IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव विजिट द 5G टेस्ट बेड एट IIT मद्रास एंड सक्सेसफुली टेस्टेड अ 5G कॉल ऑन एन इंडिजियसली डेवलप्ड नेटवर्क। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। इंडियाज वीट बैन नी जर्क रिएक्शन कुड प्रूव कॉस्टली फॉर फार्मर्स। तो हमारे यहाँ पर जो शब्द है ये है नी जर्क। नी जर्क का मतलब क्या होता है? नी जर्क का मतलब होता है अ क्विक रिएक्शन दैट डज नॉट अलाउ यू टाइम टू कंसिडर समथिंग केयरफुली। तो यहाँ पर इंडिया का जो वीट बैन है ना, उसके बारे में कह रहे हैं कि इंडिया ने जो वीट बैन लगाया है ना, ये नी जर्क रिएक्शन है, यानी कि ये तुरंत जो है लिया हुआ डिसीजन है, इसके बारे में ज़्यादा केयरफुली से सोचा नहीं गया,
या फिर हाँ कुछ टाइम लिया गया हो तब सोचकर ये फैसला लिया गया हो, तो ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। ये तुरंत जो है सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है, इसलिए इसको नी जर्क बोला गया है। कोई भी ऐसा फैसला जो ज़्यादा केयरफुली ना लिया गया हो, है ना, मतलब दूसरों की अगर उससे देखें तो जैसे दूसरों को लगता है कि केयरफुली नहीं लिया गया है, ठीक है, तो और जल्दबाजी में लिया गया हो, उसको बोलते हैं नी जर्क रिएक्शन। यहाँ पर देखिए हैपनिंग और एग्जिस्टिंग एज अ रिजल्ट ऑफ हैबिट रादर देन केयरफुल कंसिडरेशन। अच्छा, कुछ कुछ क्या होता है, कोई हमसे कोई सॉल्यूशन पूछता है तो हम वही रटा रटा बात बोल देते हैं, रटा रटाई बात बोल देते हैं, उसको भी नी जर्क जो है रिएक्शन कह देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, व्हेन आस्क्ड अबाउट क्राइम द मेयर्स नी जर्क रिएक्शन इज टू कॉल फॉर लॉन्गर प्रिजन सेंटेंसेस। जब क्राइम के बारे में पूछा जाता, जब पूछा जाएगा किसी मेयर को, तो उसका नी जर्क रिएक्शन क्या रहा, वही कि क्राइम के लिए जो है लंबी सज़ा होनी चाहिए। होता है ना, जैसे रेप के बारे में पूछते हैं हम नेताओं से कि रेप हो रहे हैं इसमें कैपिटल सिटी में, तो मतलब कि कुछ कदम उठाइए, तो नेता लोग क्या कहते हैं कि इनको जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए, या फिर लोग भी कह देते हैं तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो ये एक नी जर्क रिएक्शन होता है ना, कुछ ज़्यादा केयरफुली सोचा नहीं है कि क्या क्या इसमें जो है क्या क्या मैटर रहता है, किस तरह से इस तरह की सज़ा हो भी सकती है, नहीं हो सकती, क्या कोई और इसमें जो है अलग अलग तरह के क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, ऐसा नहीं सोचते, बस डायरेक्ट ये कह देते हैं कि जो है मृत्युदंड होनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं नी जर्क रिएक्शन। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको नी जर्क रिएक्शन क्यों बोला गया है, तो देखिए एक्सपर्ट ने क्या कहा है कि जो वीट बैन है ये एक नी जर्क रिएक्शन है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो क्यों कहा है, क्योंकि देखिए जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट बैन किया, उससे ही एक दिन पहले यहाँ पर देखा है, देखिए जस्ट अ डे बिफोर दिस ऑर्डर ऑन May 12 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने जो है जो डेलीगेशंस हैं उनको मोरक्को, तुनीशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, टर्की, अल्जीरिया, लेबनान, यहाँ पर भेजा था अपने डेलीगेशंस को। मतलब कहा था कि ये यहाँ पर अपने डेलीगेशंस भेजेगा और इस चीज़ को देखेगा कि किस तरह से भारत जो है वीट एक्सपोर्ट यहाँ पर कर सके, ठीक है। तो एक दिन पहले आपने कहा कि हम इन कंट्रीज़ में भेजेंगे कि वीट एक्सपोर्ट किस तरह से कर सकें, और अगले दिन आपने वीट एक्सपोर्ट को बैन भी कर दिया। तो ये तो एक दूसरे के विपरीत बातें हो गई ना, वो भी 2 दिन के अंदर अंदर। तो इसलिए बोला है नी जर्क रिएक्शन। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट और यूटी इज द नेशिपू टनल बीइंग एक्सकेवेटेड? नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? Gyanvapi Mosque, recently in news, is located in which city? In May 2022, which two countries submitted a joint application to join NATO? Recently, which country identified its first case of wild poliovirus type 1 in 30 years? साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है हम आपको कई तरह के क्विजेस प्रोवाइड कराते हैं, इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन भी आपको देते रहते हैं, कोई रिजल्ट आता है वो भी आपको हमारे इस करंट अफेयर्स फंडा चैनल पर पता चल जाता है। साथ ही गाइस यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।